सीधे रुक करेंगे देहरादून का, जहां उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा हिंदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग कर रहे हैं। गीता रामायण पुराण घर घर वेदों की वाणी तो मेरे भारत का बचपन फिर से फूलों सा मुस्काए। बच्चा बच्चा ध्रुव प्रहलाद भरत के जैसा ज्ञानी तो देश धर्म पर मर मिटने को जो हरदम तैयार रहे। सोई तरुणाई के दिल में ऐसी जोश जवानी तो हर बेटी लक्ष्मी बाई सी, हर बेटा हो वीर शिवम, हर घर में माता जीजाबाई जैसी कल्याणी दो। गांव गांव में फिर से जन्मे भगत राजगुरु और सुभाष, नगर नगर में फिर से तुम बिस्मिल जैसा बलिदानी दो। फिर से जन्मे इस धरती पर रामकृष्ण से अवतारी, वीर कर्ण राजा शिवी भामाशाह सरीखा दानी दो। भारत के उज्जवल भविष्य की नई इबारत लिखने को कंठों को दो गीत नए, मन को नई कहानी दो। कंठों को दो गीत नए, मन को नई कहानी दो। धन्यवाद। हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, भाषा मंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय और मंचासीन व्यक्तित्वों से अपने कर कमलों से आप एक पुस्तक का विमोचन करेंगे। उत्तराखंड की लोक कथाएं, इसे प्रकाशित किया है उत्तराखंड भाषा संस्थान ने। गढ़वाली, रवाल्टी, जौनसारी, कुमाऊनी और बुकसारी लोक कथाएं इसमें हैं और मुख्य प्रधान संपादक स्वाति एस भदौरिया और इसके अतिथि संपादक भारती पांडे एवं मोहन डेमरी। परिनिष्ठित साहित्य का मूल स्रोत लोक वार्ता है और लोक वार्ता का प्रमुख तत्व परंपरा से प्राप्त जिन बातों में लोक मानस की अभिव्यक्ति होती है वही लोक वार्ता कहलाती है। और अब हम माननीय से अनुरोध करेंगे कि हमारे मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान अपने करकमलों से करने की महत्वपूर्ण कृपा करेंगे। इस क्रम में पहले हम कविता लेखन के बच्चों को आमंत्रित कर रहे हैं। विषय कंठों में दे गीत नए, मन को नई कहानी दे। सोनी मौर्य प्रथम, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रानी पोखरी देहरादून, आदित्य रावत द्वितीय, सौजन्या तृतीय, सांत्वना बोठियाल, ये हैं दिव्यांशी बोठियाल। ये चारों बच्चे शीघ्र आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। थोड़ा कैमरा नीचे कर दो संदीप भाई, संदीप लाइट नीचे कर दो। कविता लेखन नदियां भागी जा रही हैं कि चारों विजेता यहाँ पर पहुंच जाएं। सक्षम गौड़, हर्षिता बर्थवाल, प्रियांशु मौर्य और किरण पांडे। सक्षम गौड़ लालडांग हरिद्वार से हैं। प्रथम, द्वितीय हर्षिता बर्थवाल टिहरी गढ़वाल चौरासा से। तृतीय प्रियांशु मौर्य हैं मोती नगर हल्द्वानी नैनीताल से। रुक करेंगे देहरादून से बड़ी खबर का, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल नगर निगम पहुंचे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर जिलाधिकारी सविन बंसल नगर निगम पहुंचे हैं, जहां वो बैठक ले रहे हैं। बैठक में नगर आयुक्त समेत सभी अधिकारी मौजूद हैं। मैकेनिक, ऑटोमेटिक पार्किंग के साथ कई विषयों पर चर्चा चल रही है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर देहरादून डीएम सविन बंसल नगर निगम पहुंचे हैं, जहां पर उनकी अध्यक्षता में एक बैठक चल रही है और इस बैठक में नगर आयुक्त समेत सभी अधिकारी मौजूद हैं। मैकेनिक, ऑटोमेटिक पार्किंग के साथ ही कई विषयों पर चर्चा हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में लिए जा सकते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगर निगम पहुंचे हैं डीएम सविन बंसल। यहां पर उनकी अध्यक्षता में एक बैठक चल रही है जिसमें तमाम अधिकारी और नगर आयुक्त मौजूद हैं। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा चल रही है। मैकेनिक, ऑटोमेटिक पार्किंग जैसे ये मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं।
इससे पहले भी ऑटोमेटिक पार्किंग का मुद्दा जो है वो उठाया गया था। इसकी ज़रूरत महसूस करवाई गई थी डीएम द्वारा और धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने डीएम को इस पर नसीहत भी दी थी कि जिस काम के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है वही काम किया जाए। ये जो निर्णय हैं नगर निगम से जुड़े हुए वो बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं और बोर्ड का गठन फिलहाल नहीं हुआ है, उसके लिए इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन आज जो नगर निगम में बैठक हो रही है उस पर यह मुद्दा भी चर्चा का विषय है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, ये जो बैठक चल रही है नगर निगम में, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? जी नहीं, देखिए देहरादून के डीएम सविन बंसल इन दिनों जिस तरीके से लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से लगातार वो निरीक्षण भी कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। और जब उन्होंने इससे पहले नगर निगम में पहुंचे थे, समीक्षा उन्होंने की थी, चाहे सफाई व्यवस्था को लेकर हो या अन्य व्यवस्थाओं को लेकर, तो ऐसे में उन्होंने तभी नगर निगम में मैकेनाइज्ड पार्किंग को लेकर बात की थी कि मैकेनाइज्ड पार्किंग बनाने को लेकर विचार किया जाएगा, जिसको लेकर आज जो है वो बैठक भी हो रही है। और बैठक में वो इस पूरी समीक्षा करेंगे किस तरीके की होनी चाहिए, उसको लेकर दूर परार किस तरीकों का होना चाहिए, किस तरीके के कार्य आगे होंगे। तो उसको लेकर जो है मैकेनाइज पार्किंग को लेकर बैठक हो रही है। और ऐसे में बैठक में तमाम चीजें होंगी और इसके बाद जब बैठक समाप्त होगी तभी ये चीजें निकलकर सामने आएगी कि बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है मैकेनाइज पार्किंग को लेकर। हालांकि डीएम सविन बंसल का कहना है कि जिस तरीके से लगातार देहरादून में ट्रैफिक बढ़ रहा है, अगर नगर निगम के आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो दून अस्पताल भी है, तहसील चौक भी है, तो ऐसे में इस एरिया में काफी अधिक जो है ट्रैफिक वो रहता है। तो ऐसे में उस ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए यहाँ पर मैकेनाइज्ड पार्किंग जो ऑटोमेटिक पार्किंग है उसको बनाने की बात जो है वो कर रहे हैं। और उसको लेकर पूरा रूट मैप किस तरीके का होगा, डीपीआर की किस तरीके की होगी, किस तरीके से कार्य होंगे, उसको लेकर बैठक हो रही है। और जब बैठक समाप्त होगी उसके बाद की तमाम चीजें स्पष्ट होगी कि आखिर बैठक का जो पूरा कंक्लूजन है वो निकल कर क्या है और क्या कुछ बैठक की जयम की तरफ से फैसले लिए गए हैं और मैकेनाइज्ड पार्किंग को लेकर क्या कुछ आगे कार्य रहने वाले हैं। अच्छा अरुण, इससे पहले हमने देखा था जब सविन बंसल ने ये मुद्दा उठाया था ऑटोमेटिक पार्किंग का, उस वक्त भी विनोद चमोली ने उन्हें नसीहत दी थी, इससे दूर रहने के लिए बोर्ड द्वारा ये फैसले लिए जाते ये कहा गया था। फिर आखिर क्या वजह है कि इस मुद्दे को दोबारा निगम की बैठक में उठाया जा रहा है, ये किस ओर इंगित कर रहा है? जी देखिए बिल्कुल जो डीएम है सविन बंसल वो अपने जो उनके निरीक्षण कर रहे हैं और जो उसका लगातार वो अपने औसत निरीक्षण भी कर रहे हैं और लगातार जनता की समस्याएं को सुनकर जो इस वक्त राजधानी देहरादून की जो तमाम समस्याएं हैं जिनसे लोगों को काफी परेशानियां हो रही है उसको लेकर पूरे एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि विधायक विनोद चमोली ने ये भी कहा था कि डीएम को जिस कार्य के लिए भेजा गया है वो उस कार्य के लिए तो करे। उसके बाद जो है डीएम सविन बंसल ने जो अपना बयान दिया, उन्होंने कहा कि वो उसी दायरे में रहकर काम कर रहे हैं और उसको लेकर पूरे बातचीत करके तभी इसको लेकर जो है फैसला लिया जाएगा। जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी जो है बातचीत की जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आगे जो है मैकेनाइज पार्किंग को लेकर किस तरीके से रैली है, शासन के लोगों से किस तरीके से बात होगी, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी किस तरीके से बात होगी, तो इसलिए सब आगे चीजें देखी जाएगी। फिलहाल बैठक करके जो नगर निगम के तमाम अधिकारी हैं उनसे वार्तालाप करेंगे और ऐसे में मैकेनाइज पार्किंग किस तरीके से होगी कि क्या कुछ इसमें हो सकता है, जिससे क्योंकि नगर निगम एक हेरिटेज बिल्डिंग भी है उसको भी नुकसान न पहुंचे। तो इन सबको लेकर जो है वो बैठक कर रहे हैं और उसके बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट होगी कि आगे इसको लेकर किस तरीके के कार्य वो रहने वाले हैं। जी बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे उत्तरकाशी से बड़ी खबर की जाए। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर राजमार्ग बंद है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राड़ी और ओरछा बैंड के बीच भारी मलबा आया है, मलबा और बोल्डर आने से मार्ग बंद हुआ है। NHIDCL का जेसीबी मार्ग खोलने में जुटा हुआ है। सुरक्षा को देखते हुए ट्रैफिक को धम्मखाल बड़कोट के पास रोक दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है जहां पर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है। बोल्डर लगातार मार्ग पर आए हुए हैं और कई जगहों पर मार्ग बाधित हुआ है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर बंद है। राड़ी और ओरछा के बैंड के पास भारी मलबा आ गया है,
जिसकी वजह से हाईवे बंद हुआ है। NHIDCL का JCB मार्ग खोलने में जुटा हुआ है। वहीं सुरक्षा को देखते हुए ब्रह्मकाल और बड़कोट के पास ट्रैफिक को रोक दिया गया है। रानीखेत में लगातार हो रही बारिश के चलते कई स्थानों में भूस्खलन होने से सड़क मार्ग बंद हो रहे हैं। नगर में राजकीय अस्पताल के निचले हिस्से में भूस्खलन के चलते पेड़ गिरने से दुकानों को नुकसान पहुंचा है। पेड़ों के गिरने से मीना बाजार के पास दुकानों को नुकसान पहुंचा है। मौके पर पहुंचे पुलिस के जवान यातायात को नियंत्रित करने में लगे हुए हैं। वहीं SDM ने सुरक्षा की दृष्टि से अस्पताल खाली कराने के निर्देश दे दिए हैं। ऐसे में अब मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अभी ये सूचना जैसे मिली अभी तुरंत ये आधे घंटे पहले तकरीबन यहाँ भूस्खलन हुआ है और अभी उसका डैमेज जो है अभी हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि डैमेज कहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि अभी आगे भी रेड अलर्ट जारी है। कल भी भारी वर्षा होने का अनुमान है, इसलिए तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल को अभी जो है सील करवा दिया गया है तथा यहाँ पे जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे उनको अन्यत्र जो यहाँ एक नियर बाय हॉस्पिटल है वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। ये डायरेक्शन दिए गए कि OPD अभी ना चालू किया जाए तथा जो आसपास के CHC PSC है उन्हें अभी ये निर्देशित किया जाता है कि वो यहाँ पे रेफ़र ना करें, इसके बजाय कहीं अन्यत्र रेफ़र करें। जब तक ये एग्जैक्टली हम इसको बता नहीं सकते, ये सेफ नहीं होगा, तब तक यहाँ पे OPD को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। सर, इसके अलावा और कोई दिशा निर्देश? इसके अलावा अभी यही है कि हम जो यहाँ पे और खतरे में जो पेड़ हैं उनको भी जो कार्रवाई के तहत उसको भी कटान के लिए कर रहे हैं तथा जो यहाँ पे रोड है और दुकानें हैं जो आसपास की जो भी अभी खतरे की घटना है उनको भी तत्काल जो है बंद किए गए जब तक कि आपदा जो रेडी कर और संजय जोशी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। संजय, इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं रानीखेत में? बारिश के चलते कितना नुकसान हुआ है? ये दिव्यदर्शी जी, जो अपनी कल लगातार बारिश से जहां रानीखेत और आसपास जो है जो भूस्खलन और पेड़ गिरने की जो कई घटनाएं हुई हैं, तो जो मुख्य घटना है अपने जो राजकीय चिकित्सालय है इसके जो ऊपर भवन है ऊपर भूस्खलन होने से इसका खतरा बढ़ गया और जो भूस्खलन होने से पेड़ जो नीचे इसके निचले हिस्से के पेड़ गिरने से जो नीचे मीना बाजार में दुकानें हैं वे दुकानों को इससे नुकसान पहुंचा है। यह जो घटना की जानकारी मिलते ही SDM जो राहुल आनंद है मौके पर पहुंचे, उन्होंने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। एहतियात के तौर पर सुरक्षा को देखते हुए SDM ने चिकित्सालय को जो है खाली कराने के निर्देश दिए। वहीं संदीप दीक्षित आप मरीज थे ये नजदीक हॉस्पिटल। माफ कीजिएगा संजय, आपकी आवाज बीच बीच में कटकर आ रही है। एक बार फिर आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, जानकारी लेंगे आपसे। फिलहाल आपको बता दें कि रानीखेत से खबर है जहां लगातार 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है और यहाँ पर ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे हरिद्वार से खबर का, जहां जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू करने की योजना बनाई है। हरिद्वार के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी RK सिंह ने बताया कि जिले में बिना पंजीकरण के चल रहे अस्पतालों की सूची तैयार की जा रही है और जल्द ही इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले भर में लगभग 650 अस्पताल पंजीकृत हैं, जबकि कुछ अस्पतालों को 1 साल की अस्थायी अवधि के लिए स्वीकृति दी गई है। इस अवधि के बाद उन्हें नियमों के अनुसार पंजीकृत करना जरूरी होगा। स्वास्थ्य विभाग के इस जांच प्रक्रिया के लिए एक टीम गठित की गई है जो अस्पतालों का निरीक्षण करती है। निरीक्षण के बाद ही इनका क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकरण किया जाता है। देखिए, हमारे पास लगभग 6 साढ़े 600 के आसपास हॉस्पिटल हमारे क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर। और जो प्रोविजनल दिया जाता है, चूंकि उनका होता है कि जब अप्लाई करते हैं तो उस समय वो हमें देते हैं कि और ये मैंडेटरी हमारे लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट देना। उसके बाद से जो सुविधाएं उन्होंने प्रोवाइड की है कि हमें दे रहे हैं, उसको हमारे कमेटी के द्वारा जांच की जाती है। जांच के उपरांत तब वो अप्लाई करते हैं 1 साल के बाद, तब उनको परमानेंट ऐसा जैसे संज्ञान में आता है
मैं ऑन द रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, 14 लाख से ज़्यादा रुपए हमने वसूल किए हैं, हमारे खाते में जमा किया गया है सीओ ऑफिस के, और इसी का परिणाम रहा है कि यदि उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है या एक्सपायर हो चुका है या उन्होंने नहीं कराया है, वो पेनल्टी के तौर पे हमने वसूले हैं और लगभग 38 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हल्द्वानी में आयोजित राज्य स्तरीय उत्तराखंड विद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के अंडर 14 कैटेगरी में जोशीमठ की कुमारी काव्या ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। चमोली का प्रतिनिधित्व कर रही कुमारी काव्या ने नेशनल स्कूल फेडरेशन टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है। काव्या के इस प्रदर्शन से क्षेत्र में खुशी की लहर है। अब जोशीमठ की काव्या नेशनल स्कूल फेडरेशन गेम्स टीटी में उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। अब बात करेंगे गोरखपुर से खबर की, जहां स्थित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय समरस समाज के निर्माण में नाथ पंथ का अवदान अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आपको बता दें कि 2 दिवसीय आयोजित इस संगोष्ठी में देश विदेश के नाथ पंथ के कई बड़े विद्वान हिस्सा ले रहे हैं। संगोष्ठी में 6 तकनीकी सत्रों में कई उप विषयों जैसे नाथ पंथ का वैश्विक प्रदेय, नाथपंथीय साहित्य में सामाजिक समरसता, स्वतंत्रता आंदोलन में नाथपंथ का अवदान, नाथ सिद्ध परंपरा और साधना जैसे मुद्दों पर गहन मंथन और चर्चा की जाएगी। आज हम लोग देखते हैं जब दुनिया के राजनयिक आते हैं, अब वे भी जब भारत के अंदर आते हैं तो पहले जब भारत का राजनयिक उनके साथ संवाद बनाता था तो अंग्रेजी या उनकी भाषा को माध्यम बनाना होता था। आज जब वे हमसे संवाद बनाने के लिए आते हैं तो वे स्वयं भी हिंदी को माध्यम बना करके हमसे संवाद बनाना चाहते हैं। यह एक नए भारत का दर्शन हम सबको कराता है। हिंदी दिवस के अवसर पर हम इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ आज यहां पे जुड़ रहे हैं। भारत के संतों की परंपरा सदैव जोड़ने की रही है और संतों ने प्राचीन काल से ही, भारत की ऋषि परंपरा ने प्राचीन काल से ही इस समरसता के महत्व को, इस समता मूलक समाज के महत्व को सदैव महत्व दिया है। याद करिए, केरल में जन्मा एक सन्यासी आदि शंकर के रूप में भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करता है। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदिशंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। और अब रुक करेंगे बागपत से बड़ी खबर का, जहां क्लास में छाता लेकर पढ़ाई कर रहे हैं ये छात्र। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बागपत से बड़ी खबर है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बारिश होने से छत जो है वो टपकने लगी है। लगातार बारिश से स्कूल की छत से पानी टपक रहा है। रटोल के प्राइमरी पाठशाला नंबर 2 का ये मामला है, जहां पर क्लासरूम में बच्चे छाता लेकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि बारिश के चलते छत जो है वो टपकने लगी है।
हैदर मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हैदर, क्या जानकारी है वायरल वीडियो के बारे में, कहाँ का ये मामला है? बिल्कुल, देखिए ये जो मामला है यहाँ पर दो जो बागपत का है और हैदर, बागपत में सुन पा रहे हैं दो आप मुझे? बिल्कुल, देखिए जो मामला है ये बागपत का है और बागपत में लगातार 2 दिन से जो है बारिश रुक रुक कर हो रही है और इस बारिश के विश्वविद्यालय की जो हालत पूरी तरह से खुल गई है और बारिश के बाद अधिकतर स्कूलों की छत जो है वो टपकनी शुरू हो रही है और कुछ स्कूलों की स्थिति ज्यादा भी खराब है। जी। विद्यार्थियों ने कक्षा के अंदर भी छाता लगाकर पढ़ाई की और स्कूलों में जलभराव होने के कारण विद्यार्थियों और शिक्षकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी। ये जो वीडियो वायरल हुआ है ये रटोल का है और जो रटोल के में जो देखा जा सकता है कि कक्षा में छाता लगाकर बैठे विद्यार्थी और रटोल कस्बे की प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 भवन जर्जर हो गया है और बारिश होने से कक्षा की जो है छतें भी टपकनी शुरू हो गई है, जिससे स्कूल में आए विद्यार्थियों और कक्षा के अंदर छाता लगाकर पढ़ना पड़ रहा है, जिस कारण से टपकती स्थिति खराब हो गई है। जी। जब इस संबंध में जो प्रधान अध्यापक है अंजू का कहना है कि इस बारे में विभाग के अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है, जिसके बाद जल्द इसका समाधान भी हो जाएगा। जी जी, कब तक समाधान की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है प्रदेश में भी, ऐसे में कोई बड़ा हादसा ना हो इसके लिए क्या एहतियात बरती जा रही है? बिल्कुल, देखिए जो स्कूल के जो शिक्षक हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि उन्होंने जो जिले के अधिकारी हैं उनसे अवगत करा दिया है और उन्होंने जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद जो है जो शिक्षक हैं उन्होंने लिखित में शिकायत भी की है और जो वीडियो के माध्यम से प्रशासन को जो जिलाधिकारी को भी अवगत कराया है। जी जी, बहुत शुक्रिया हैदर जानकारी के लिए।